अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर। हमने चैप्टर नंबर 16 शुरू किया हुआ है सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, एसी सर्किट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। आज हमारा टॉपिक पावर के मुतालिक है। हालांकि टॉपिक छोटा सा लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, लेकिन है बहुत ही आसान। पावर इन एसी सर्किट्स। तो हम देखेंगे कि एसी सर्किट्स में हम पावर को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक जो हमने एसी सर्किट्स पढ़े हैं उसमें हमने रेजिस्टर के हवाले से पढ़ा है, हमने इंडक्टर के हवाले से पढ़ा है और हमने कैपेसिटर के हवाले से पढ़ा है। और इन तीनों कंपोनेंट्स को हमने सर्किट में जोड़ के देखा है और ये भी देखा है कि इनके क्रॉस पावर डिसिपेशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल से। लेट सपोज कि हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसको हमने एक एसी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारा रेजिस्टर है, इसको हमने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब रेजिस्टर के अंदर जो करंट, एसी करंट और हमारा अप्लाइड वोल्टेज होता है वो इन फेज होते हैं। अगर करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं तो पावर डिसिपेशन निकालना बहुत ही आसान है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टर के अंदर फ्लो करने वाला करंट और इसके अक्रॉस जो हमने अप्लाइड वोल्टेज दिया होता है वो वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये वोल्टेज है और ये रेड से मैं करंट बना लेता हूँ जी। अगर ये करंट और वोल्टेज इन फेज हैं रेजिस्टर में तो हम रेजिस्टर से पावर डिसिपेशन बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे पास है P = VI। वेरी सिंपल, ठीक है। वोल्टेज और करंट इन फेज हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वही हमारी पावर डेसिपेशन है अक्रॉस दिस रेजिस्टर। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर हम इस रेजिस्टर के साथ एक और सर्किट कंपोनेंट जोड़ दें इस एसी सर्किट में, लेट सपोज कि इस सर्किट को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं और इस रेजिस्टर के साथ मैं यहां पर इंडक्टर भी जोड़ देता हूं, ठीक है। क्या अब हम ये देखें जी, ये मेरे पास सिंपल एसी सर्किट है। मैंने क्या किया, अब रेजिस्टर के साथ इंडक्टर भी जोड़ दिया। क्या अब भी पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करना सर्किट के अंदर ऐसे ही आसान है जैसा कि ये है? तो जवाब है नो। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं होते, इसलिए आप ये वाला फार्मूला तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फार्मूला तभी लग सकता है जब करंट और वोल्टेज इन फेज हो। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट और अप्लाइड वोल्टेज, इनके दरमियान क्या रिलेशन बनता है। ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारा करंट है जिसको हम यहाँ रेफरेंस के तौर पर ले लेते हैं, और ये हमारा वोल्टेज है। ये वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर और ये वोल्टेज है अक्रॉस रेजिस्टर। अब इन दोनों वोल्टेज का अगर हमने रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना हो तो वो हमारे पास इनका वेक्टर सम आएगा जो कि V कहलाएगा। अब देखिए, ये V हमारा अप्लाइड वोल्टेज है और ये करंट I है जो इन दोनों कंपोनेंट में से गुजरा है। चूंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए इसलिए सेम करंट फ्लो कर रहा है। अब जरा इस सर्किट की पावर डेसिपेशन कैलकुलेट करें। आप कैसे करेंगे? ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, हमारा अप्लाइड वोल्टेज और करंट इन फेज नहीं है, बल्कि इनके दरमियान क्या आ गया, एंगल थीटा आ गया। अब आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप ये वाला रिलेशन यहां अप्लाई कर सकते हैं? इसका आंसर होगा नो, नहीं कर सकते। बिकॉज ये रिलेशन तभी अप्लाई किया जा सकता है जब करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे, जबकि ऐसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करें? पावर डेसिपेशन तो कैलकुलेट करनी है इस सर्किट में। अब कैसे कैलकुलेट करनी है? करंट और वोल्टेज को इन फेज लाना है, वो तो इन फेज नहीं आ सकते, इसका कोई और सोल्यूशन है। यहां पर हमने वोल्टेज और करंट की फेजर डायग्राम बनाई है, इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। हालांकि ये वेक्टर्स होते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फेज में नहीं होते इसलिए हम इनको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या फेजर्स के जरिए, ऐसे वेक्टर्स को फेजर्स बोलते हैं, ठीक है, तो हम इनको फेजर्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा असल प्रॉब्लम वहीं पे है कि हमने वोल्टेज और करंट को इन फेज कैसे करना है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, ये देखें जी, ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। अगर इसके कंपोनेंट्स बना लिए जाएं, ये V है तो ये हो जाएगा
v का x कंपोनेंट और ये हो जाएगा v का y कंपोनेंट। अब अगर आप गौर करें तो v का x कंपोनेंट और i ये क्या हो गए, ये इन फेज हो गए। v का x कंपोनेंट और i ये इन फेज हो गए। इसका मतलब है कि अब अगर हमें ऐसे सर्किट में पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको वोल्टेज का x कंपोनेंट और i, ठीक हो गया, तो इसको अब लिखा जा सकता है पावर इज इक्वल टू vx को लिख सकते हैं हम v cos थीटा इंटू आई, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू vi cos ऑफ थीटा। तो ये अब हमने पावर डेसिपेशन के लिए एक जनरल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। ये जनरल फार्मूला अब किसी भी सर्किट पे और किसी भी सर्किट के कंपोनेंट पे अप्लाई किया जा सकता है। हम एग्जांपल के तौर पर इसको बारी बारी अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं रेजिस्टर पर। अगर हम इसको रेजिस्टर पर अप्लाई करें तो आपको पता है कि रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। अगर करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं तो दोनों को हम इस तरह से बना सकते हैं, उनकी जो फेजर डायग्राम है या वेक्टर डायग्राम है इस तरह से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज हैं, उनके दरमियान एंगल जो है या फेज जो है वो जीरो है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी P इज इक्वल टू VI कॉज ऑफ जीरो, और कॉज जीरो 1 होता है तो पावर हमारे पास क्या आ गई, वही रिलेशन आ गया सिंपली जो हम पहले पढ़ रहे थे। लेकिन यहां इस जनरल फार्मूले में हमारे पास एक नई चीज आई है, दैट इज कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कहलाता है पावर फैक्टर। ये जो हमारा फेज है ये कॉस थीटा, ये कहलाता है यहां पर पावर फैक्टर, ये कहलाता है जी पावर फैक्टर। तो अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक MCQs बन गया कि रेजिस्टर का पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि cos जीरो क्या होता है, 1 होता है, इसलिए रेजिस्टर का पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। और रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर डेसिपेशन होती है ये मैक्सिमम होती है, और किसके बराबर होती है, VI के बराबर होती है। ठीक हो गया। अभी हम रेजिस्टर से आगे चलते हैं इंडक्टर पे। तो इंडक्टर जो है आपको पता है कि इंडक्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज नहीं होते, बल्कि वोल्टेज क्या कर रहा होता है, वोल्टेज करंट को लीड कर रहा होता है, और उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। सो पावर डेसिपेशन हमारे पास क्या आएगी, पावर डेसिपेशन आएगी VI cos ऑफ 90 डिग्री। अब cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो पावर डेसिपेशन क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब है कि एक प्योर इंडक्टर के अक्रॉस कोई पावर डेसिपेशन नहीं होती। इंडक्टर क्या करता है, वो हाफ साइकिल में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जब करंट कम होना शुरू होता है तो वो एनर्जी सर्किट को सप्लाई भी कर देता है। इसलिए पावर डेसिपेशन एक प्योर इंडक्टर के अक्रॉस क्या होती है, जीरो होती है। और इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होता है, ये देखें cos 90, और cos 90 आपको पता है क्या होता है, cos 90 जीरो होता है। सो हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टर इज जीरो। तो हम कह सकते हैं जी पावर फैक्टर इन इंडक्टर, पावर फैक्टर इन इंडक्टर इज जीरो। क्लियर हो गया। अब हमारे पास रह गया है जी कैपेसिटर। अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस देखें तो कैपेसिटर में आपको पता है करंट जो है ये लीड करता है, और वोल्टेज जो है वो लैग करता है, और इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री है। इसी रिलेशन को अप्लाई करें तो पावर हमारे पास क्या आ गई, VI cos ऑफ 90। cos 90 जीरो होता है तो आंसर क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब है कि कैपेसिटर के अक्रॉस भी पावर डिसिपेशन जीरो होती है। ठीक है, और कैपेसिटर का जो फेज है, कैपेसिटर का जो पावर फैक्टर है वो भी जीरो होता है, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, इसलिए पावर फैक्टर जीरो होता है। तो इस रिलेशन को, ये जो हमने एक जनरल फार्मूला बनाया, इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास एक सिंगल रेजिस्टर है या सिंगल इंडक्टर है सर्किट में, या सिंगल कैपेसिटर है, या आपने इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है तीनों को, या दोनों को सीरीज में है या पैरेलल में है। आप किसी भी सर्किट पे इस रिलेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर पावर डेसिपेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह RLC सीरीज सर्किट में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।